नमस्कार है आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा 11 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिस्ट्री में पाठ 9 पढ़ रहे हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को, युगांतरकारी परिवर्तनों को हमने जो है इस पाठ के माध्यम से पढ़ा। और वहीं इस परिवर्तन के माध्यम से क्या ब्रिटेन की स्थिति में कितना परिवर्तन आया, किस प्रकार से वो आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ और उसने एक विशाल अपने वैश्विक साम्राज्य है वो विश्व में स्थापित किया। तो इन सभी परिस्थितियों को हमने जो है इस औद्योगिक क्रांति पाठ के माध्यम से समझा। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों ही प्रकार के प्रभाव हमें दिखाई देते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो यहाँ पर जहाँ हम ब्रिटेन की औद्योगिक स्थिति को देख रहे हैं, ब्रिटेन काफ़ी समृद्ध होता चला जा रहा था, औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर रहा था, लेकिन वहीं जो है मजदूरों की दशाओं में कई परिवर्तन हो रहे थे, मजदूरों के अंदर कई प्रकार के विरोध हो रहे थे। इसके क्या कारण थे, उन कारणों को हम समझेंगे विरोध आंदोलन के माध्यम से कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण ब्रिटेन के अंदर या इंग्लैंड के अंदर विरोध शुरू हो गए कि जो कारखाने या जो औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर जो है लगातार लोग हैं वहाँ काम करते थे, और उसके बाद ऐसी कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसके कारण उनके मन में एक क्रोध, ये गुस्सा, ये आक्रोश है वो पैदा हुआ और फिर आंदोलन के स्वर है वो जो है उपजे। तो हम पढ़ते हैं विरोध आंदोलन। औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक दशकों का समय वही था जब फ्रांसीसी क्रांति, जो कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 से 94 द्वारा, मतलब बीच में, द्वारा उद्भूत नए नए राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व स्थापित करने के आंदोलनों ने यह करने के लिए आंदोलनों ने ये दिखा दिया कि सामूहिक जन आंदोलन चलाना संभव है। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का समय और उसके बाद जो नए नए राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था, और वहीं स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना भी स्थापित हो रही थी। और ये आंदोलन इन्होंने आसानी से लोगों को दिखा दिया कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है और भाईचारा क्या है। सामूहिक जन आंदोलन चलाना संभव है कि जब तक लोग एकजुट न होंगे, जब तक उनकी भावनाओं में एकजुटता नहीं आएगी, तब तक कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता। लेकिन अब चूंकि लोगों को ये पता चल रहा था, इनसे 1790 के दशक की फ्रांसीसी संसदीय सभाओं जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा सकती है और रोटी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करके युद्ध की कठिनाइयों को भी रोका जा सकता है। इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में काम करने की कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था। देखिए, इंग्लैंड की तरफ हम पढ़ रहे हैं और इंग्लैंड में परिस्थितियाँ क्या हैं कि फैक्ट्रियों में, औद्योगिक क्षेत्रों में जो काम करते थे जो लोग थे, उनके लिए काम की परिस्थितियाँ काफ़ी कठोर थी। यानी वेतन भी कम दिया जाता था, भरपूर मात्रा में उनसे काम लिया जाता था, काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, बहुत अधिक शोषण होता था, और जिसके चलते राजनीतिक विरोध है वो बढ़ता जा रहा था। श्रमजीवी लोग मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। जो लोग मेहनती थे, जो लोग काम करते थे, वो ये चाहते थे कि उनको भी मत देने का अधिकार है, राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भी पहुंच बढ़े। इसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और कानून बनाकर लोगों से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार ही छीन लिया। यानी कि जो ब्रिटेन के अंदर जो समृद्ध या जो कह सकते हैं वीआईपी लोग या गणमान्य लोग या जो जिनके पास ताकत थी, बुद्धि थी, ज्ञान था और पैसा था, उस आधार पे उन्होंने अपने लिए हितकारी कानून बनाए, ताकि अगर कोई भी विरोध का स्वर उठाए तो उन कानूनों के जरिए उनको जो है उनका दमन किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी जब ब्रिटेन के अंदर या इंग्लैंड के अंदर जब इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी और लोग जो है विरोध के स्वर है वो जो है उठा रहे थे, ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने वालों का अधिकार ही छीन लिया। इंग्लैंड का फ्रांस के साथ लंबे अरसे तक युद्ध चलता रहा था। अगर हम नेपोलियन की स्थिति को भी देखें तब भी जो है इंग्लैंड और फ्रांस के संबंध हमेशा खराब रहे थे, और यही वजह रही कि इंग्लैंड का फ्रांस के साथ लंबे समय तक युद्ध है वो चलता रहा है, और समयकाल है 1792 से 1815 तक का। इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला व्यापार भी लगभग छिन्न भिन्न हो गया था। अगर महाद्वीपीय व्यवस्था है जो कि इसे नेपोलियन के द्वारा लागू किया गया था, जिसमें इंग्लैंड की नाकाबंदी कर दी गई थी, तो इन परिस्थितियों में जो है इंग्लैंड और यूरोप के मध्य जो व्यापार था वो व्यापार भी इंग्लैंड का छिन्न भिन्न हो गया। फैक्ट्रियों को मजबूरन इंग्लैंड को बंद करना पड़ा।
बेरोजगार में बढ़ोतरी हुई और रोटी और मांस जैसे जो आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें औसत मजदूरी स्तर से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। यानी जब वहाँ की ये स्थितियाँ हो गई तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे रोटी और मांस जो कि रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा था वो भी उनकी मजदूरी भी ज़्यादा हो गई और उनका पैसा भी बहुत अधिक बढ़ गया। ब्रिटेन की संसद ने 1795 में 2 जुड़वा अधिनियम पारित किए, 2 नए कानून बनाए और ये कानून क्या था, जिनके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया। यानी नए अधिनियम के तहत कि कोई भी सम्राट के खिलाफ लेखन या भाषण के माध्यम से या संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा का भाव उत्पन्न नहीं करेगा, और अगर ये ऐसा कोई करता है तो उसके लिए उसे अवैध घोषित किया गया और साथ में दंड का प्रावधान रखा गया। और इसके साथ ही 50 से अधिक लोगों की अनाधिकृत सर्वाधिक बैठकों के ऊपर भी रोक लगा दी गई। लेकिन पुराने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन बराबर चलता रहा। पुराना भ्रष्टाचार यानी जो पुरानी नीतियां जो उनकी चल रही थी उनके ऊपर ये चलता रहा, और वहीं जो है लोग नए कानूनों का पालन भी करते रहे। अब पुराना भ्रष्टाचार क्या है, देखिए 1 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि पुराना भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग राजतंत्र संसद के संबंध में किया जाता था। संसद के सदस्य जिनमें भूस्वामी, उत्पादक और पेशेवर लोग शामिल थे। यानी जो भूमिपति थे, उत्पादक यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, उद्योगों के या भूमियों के मालिक होते थे, और पेशेवर लोग जो इससे जुड़े हुए लोग थे। कामगारों को वोट देने का अधिकार दिए जाने के खिलाफ थे। ये जो समृद्ध या सम्भ्रांत या कुलीन वर्ग के लोग थे, ये नहीं चाहते थे कि इन कामगारों को वोट देने का अधिकार दिया, यानी वो इनके अधिकारों के खिलाफ थे और वो अपने आप को ही वर्चस्व में रखना चाहते थे, अपने आप को ही सर्वेसर्वा रखना चाहते थे। उन्होंने कॉनन लॉ नामक एक नया कानून जो था बना था, उस समय उस कानून का उन्होंने समर्थन किया। देखिए ये भी प्रश्न है आपका कि कॉनन लॉ क्या है या अनाज का कानून क्या है। तो इसके अंतर्गत यहाँ उत्तर है, देखिए इस कानून के अंतर्गत विदेश से सस्ते अनाज की आयात पर रोक लगा दी गई। यानी ब्रिटेन की स्थितियाँ क्या है, खराब हो चुकी थी। यहाँ पर बहुत सारे कारखाने, उद्योग है वो बंद हो गए थे, और इसके चलते ही ये कानून भी जब लागू किया गया तो यहाँ पे बाहरी देशों से जो सस्ता जो अनाज है वो आयात किया जाता था, उसके ऊपर ब्रिटेन ने रोक लगा दी, जब तक कि ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत में एक स्वीकृत स्तर पर वृद्धि न हो गई हो। यानी ब्रिटेन में जो अनाज था उसी को खरीदने की बात की गई, या ब्रिटेन के अंदर जो कीमत थी उसी की कीमत पर लोगों को खरीदना था, और बाहर से आने वाले सस्ते अनाज के ऊपर उन्होंने रोक लगा दी, जिसके कारण भी कामगारों या मजदूर वर्ग के लोगों में या जन सामान्य के अंदर है वो रोष या आक्रोश उत्पन्न हो गया। क्योंकि एक तो बेरोजगारी बढ़ गई थी, वहीं उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ था कि लोग कुछ कर नहीं सकते थे, कानून ऐसे ऐसे बन रहे थे कि वहाँ पे जो है अपने अधिकारों की मांग भी नहीं कर सकते थे। इसके चलते वहाँ पे ये कॉनन लॉ कानून जब आया तो ये भी एक तरह से लोगों के मन के अंदर आक्रोश को उत्पन्न करने वाला था। जैसे जैसे श्रमिकों की तादाद शहरों और कारखानों में बढ़ी, वे अपने गुस्से और हताशा को हर जगह हर तरह के विरोध में प्रकट करने लगे। अब यहाँ पर जब मजदूरों को कारखाना में लगाया जाने लगा तो वहाँ पे भी कम वेतन और अधिक मजदूरी, और ऐसे में ये जो गुस्सा है वो उनका हताशा के रूप में बाहर आया। 1790 के दशक में पूरे देश भर में ब्रेड अथवा खाद्य के लिए दंगे होने लगे। ब्रिटेन की स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वहाँ पे खान पान के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए दंगे होने लगे। गरीबों का मुख्य आहार ब्रेड था, यानी वहाँ पे जो लोग थे वो ब्रेड ही खाया करते थे, और इसकी कीमत पर ही उनके रहन सहन का स्तर निर्भर करता था। अब इधर महंगाई भी बढ़ी हुई थी, लेकिन आज हालात इनके ऐसे थे कि ये ब्रेड भी सामान्यतः नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि अगर ब्रेड की कीमत कम है तो उनका जीवन स्तर ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें भारी मात्रा में सिर्फ आहार के लिए पैसा देना पड़े तो बाकी का जीवन उनका अस्त व्यस्त हो जाता था। ब्रेड के भंडारों पर कब्जा कर लिया गया, और फिर इन मजदूर दलों ने जब दंगे किए तो इसके तहत ब्रेड के भंडारों पर कब्जा किया और उन्हें मुनाफाखोरों द्वारा लगाई गई ऊंची कीमतों से काफ़ी कम मूल्य में बेचा जाने लगा। फिर इन दंगाइयों ने क्या किया, इनके ऊपर कब्जा करके और जो कालाबाजारी में इसको भारी मात्रा में बेच रहे थे उन्होंने उसको बाजार के अंदर लाया और कम मूल्य में बेचा जाने लगा, जो आम आदमी के लिए वाजिब कीमतें थी। यानी आम आदमी उसे दे सकता था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं थे, नैतिक दृष्टि से भी सही था। ऐसे दंगे खास तौर पर युद्ध के बदतरीन हालात, जो कि 1795 का समय है, और ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य लगातार युद्ध लंबे समय तक चला है, जिसके कारण ब्रिटेन की स्थिति है वो खराब हो गई है, लेकिन इनका सिलसिला 1840 के दशक तक चलता रहा। तो ऐसे में जो है हताश और दुखी जनता ने ये इस प्रकार के कदम है वो आंदोलन के रूप में उठाए हैं।
परेशानी का एक कारण और भी था जिसे चकबंदी या बाड़ा पद्धति कहते हैं। देखिए चकबंदी या बाड़ा पद्धति क्या है, 1 से 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर भी है कि चकबंदी क्या है, बाड़ा पद्धति क्या है। जिसके द्वारा, अब ये उसका उत्तर है कि जिसके द्वारा 1770 के दशक में छोटे छोटे सैकड़ों फार्म यानी खेत खलिहान और शक्तिशाली जमींदारों की बड़े फार्मों में मिला दिए गए। अब यहाँ पर भी छोटे छोटे किसानों की भूमियों को छीन लिया गया, कम दामों में खरीद लिया गया। छोटे छोटे लोग थे उनकी भूमियों को जबरन ले लिया गया या अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया। और इसके चलते जो बड़े शक्तिशाली जमींदार थे उन्होंने क्या किया, इन छोटे छोटे जो है फॉर्म को अपनी इस चकबंदी या बाड़ा पद्धति के माध्यम से अपने बड़े बड़े फॉर्मों में मिला लिया और अपनी भूमि का विस्तार किया। इस पद्धति से बुरी तरह से प्रभावित हुए गरीब परिवारों ने औद्योगिक काम की मांग की। अब उनके पास कुछ था ही नहीं तो उन्होंने फिर जो है काम की मांग की ताकि उद्योगों में उन्हें काम मिले तो उनका रोजी रोटी चले। लेकिन कपड़ा उद्योग और मशीनों के प्रचलन से हजारों की संख्या में हथकरघा बुनकर बेरोजगार हो गए। लेकिन वहीं मशीनों का बहुत अधिक प्रभाव बढ़ गया था औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, और जिसके चलते जो लोग कुटीर उद्योग या हथकरघा उद्योग जो बुनकर वगैरह है रोजगार जो अपना चलाते थे, जो कि पहले से ही प्राचीन पद्धति के माध्यम से, तो यहाँ पर मशीनों के आगमन से या मशीनों के प्रयोग से उनका उद्योग भी जो है बेकार हो गया और ये गरीबी की मार झेलने को मजबूर हो गए। इनकी परिस्थितियां और ज़्यादा खराब हो गई क्योंकि उनका करघा मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। जो उनके पहले की जो मशीनें जो थी इनके घर के ऊपर जो घरों में रह के ये काम करते थे और दस्तकारी बुनकरी इनका काम करते थे, तो अब ये मशीनों ने उसका प्रयोग करना मशीनों ने उनका स्थान ले लिया था, जिसके कारण इनके रोजगार की कमी आ गई। इनका जीवन है और ज़्यादा दुखी वाला हो गया। 1790 के दशक में बुनकर लोग अपने लिए न्यूनतम वैध मजदूरी की मांग करने लगे। अब ये स्थितियां हो गई कि उन्होंने सरकार के सामने जो है आंदोलन के जरिए अपनी मांग रखी कि कम से कम उन्हें न्यूनतम मजदूरी दे दी जाए। सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया, यानी ब्रिटिश संसद ने इस मांग को ठुकरा दिया। जब वे हड़ताल पर चले गए तो उन्हें जबरदस्त तितर बितर कर दिया गया, और जब उन्हें हड़ताल की मांग की तो उन्हें हटा दिया गया। उनके ऊपर जो है प्रेशर डालकर उनको जो है बिखरा दिया गया। हताश होकर सूती कपड़े के बुनकरों ने लंकाशायर में पावर लूमों को नष्ट कर दिया, यानी लंकाशायर जो कि सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग के कारखाने थे, वहाँ के जो मशीनरी पार्ट्स हैं उनको नष्ट कर दिया, क्योंकि वे समझते थे कि इन बिजली के करघों ने तो उनकी रोजी रोटी को छीना है। ये मशीनें जो है वो बिजली की मशीनें थी और इसके माध्यम से चलती थी, जिसके कारण उन्होंने ये आक्रोश है वहाँ के उद्योगों के ऊपर निकाला, वहाँ की मशीनरी पार्ट्स के ऊपर निकाला और उन्होंने वहाँ इन चीज़ों को नष्ट किया इस भीड़ ने। और इस प्रकार उनका ये मानना था कि इसने इनकी रोजी रोटी को छीन लिया है। नॉटिंगम जो प्लेस है ब्रिटेन के अंदर ही है, में उन्हीं कपड़ा उद्योग में भी मशीनों के चलन का भारी प्रतिरोध किया गया, यानी लोगों ने पूरी तरह से इसका प्रतिरोध किया। आंदोलन भयंकर रूप से चल रहे थे। इस प्रकार लेसेस्टर शायर और डर्बीशायर, ये भी दोनों ही जगह है ब्रिटेन की, में भी विरोध प्रदर्शन हुए। तो इस प्रकार से वहाँ की स्थितियाँ इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि जगह जगह वहाँ पे आंदोलन हो रहे थे, जगह जगह विरोध के स्वर उठ रहे थे और लोग इन आंदोलनों के माध्यम से जो है अपनी हताशा को अंजाम दे रहे थे। यॉर्कशायर और ये भी स्थान है, यॉर्कशायर में ऊनी कतरने वालों ने ऊन कतरने के ढांचों यानी शेयरिंग फ्रेम को भी तोड़ दिया, यानी इन्होंने जो मशीनरी बनाई गई थी उसको तोड़ना शुरू कर दिया। ये लोग परंपरागत रूप से अपने हाथों से भेड़ों के बालों को कटाई करते थे, यानी अब मशीनें आ गई थी जिसमें भेड़ों के बालों को भी मशीनरी या शेयरिंग फ्रेम से काटा जाता था, लेकिन ये अपने हाथों से ही इन भेड़ों की कटाई करते थे, बालों की कटाई करते थे। 1830 के दंगों में फार्मों में काम करने वाले श्रमिकों को भी लगा कि उनका धंधा पूरी तरह से चौपट होने वाला है, और क्योंकि खेती में भूसी से दाना अलग करने के लिए नई खलियानी मशीन, जिसे थ्रेसिंग मशीन कह सकते हैं, यानी थ्रेसर जिसे हम कहते हैं, जिसमें खेत खलियानों में जब फसल पूरी पककर तैयार हो जाती है तो उसमें मशीन के माध्यम से दाना अलग निकाल दिया जाता है और उसका भूसी या कचरा अलग निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर अब खेत खलियानों में जो काम मजदूर हाथों से किया करते थे, दाना अलग हाथों से किया करते थे और अपना समय में यहाँ ज़्यादा लगता था और साथ में उनको वेतन मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पर भी थ्रेसिंग मशीन के आने से उनका जीवन और ज़्यादा खतरे में महसूस उनको होने लगा था। तो यहाँ पे दंगाइयों ने इन मशीनों को भी तोड़ डाला। परिणाम स्वरूप 9 दंगाइयों को फांसी हो गई। अब ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार ने उनके विरुद्ध आंदोलन के तहत
जो आंदोलन चल रहा था उसके तहत सजा का प्रावधान, जिसमें 9 लोगों को तो पूरी रूप से फांसी दी गई और 450 लोगों को कैदियों के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। ऑस्ट्रेलिया जो कि ब्रिटिश उपनिवेश था उस दौरान, और वहाँ पे जो है कई बार जो अपराधी होते थे उनको जानबूझकर देश निकाला दिया जाता था, राष्ट्र से निष्कासन दे दिया जाता था, जिसके तहत उनको जहाज़ों में भरकर विभिन्न ऐसे या तो टापुओं पर भेज दिया जाता था या फिर अपने देश से बहुत दूर इलाकों में भेज दिया जाता था, जिन्हें वो वापस लौट कर भी नहीं आ पाते थे। तो यहाँ पर भी 450 लोगों को जहाज़ों में भरकर ऑस्ट्रेलिया जो कि ब्रिटिश उपनिवेश था उस समय और वर्तमान में जो कह सकते हैं कि महाद्वीप है, छोटा सा सबसे छोटा महाद्वीप, वहाँ भेज दिया गया और फिर इनकी जिंदगी को यहाँ पर उन्हें जो है बदतर बना दिया गया। ठीक है, अब एक नया आंदोलन आ रहा है जिसका नाम है लुडिज्म आंदोलन। ये भी प्रश्न है आपका 2 से 3 नंबर का प्रश्न बन जाता है यहाँ पे। लुडिज्म आंदोलन क्या है? एक करिश्माई व्यक्तित्व वाले जनरल नेड लूड के नेतृत्व में लुडिज्म आंदोलन कह सकते हैं 1811 से 17 के मध्य का समय है, नामक एक आंदोलन चलाया गया। यह एक अन्य किस्म के विरोध प्रदर्शन का उदाहरण था। लुडिज्म के अनुयायी मशीनों की तोड़फोड़ में ही विश्वास नहीं करते थे, यानी जो लुडिज्म आंदोलन के जो अनुयायी थे वो मशीनों की तोड़फोड़ तो करते ही थे, साथ में न्यूनतम मजदूरी, नारी और बाल श्रम पर नियंत्रण, यानी जो बाल मजदूरी जो ली जाती थी, बालकों की स्थितियाँ खराब होती थी, स्त्रियों को काम पे लगाकर कम वेतन दिया जाता था, तो उसके लिए भी ये लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे थे। मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगे पेश करने के लिए मजदूर संघ यानी ट्रेड यूनियन बनाने के लिए भी इन्होंने अधिकारों की मांग की। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें उन्होंने जो है न्यूनतम मजदूरी की मांग की थी, नारी और बच्चों के लिए जो है श्रम का नियंत्रण और पैसा, उचित पैसा, इसकी मांग की थी। इसके अलावा जो लोग इस मशीनों के आने से हथकरघा उद्योग वगैरह जिनके नष्ट हो गए थे, बुनकर वगैरह, तो उनके लिए भी कानूनी तौर पर उनको काम दिया जाए और उसके साथ ही उनके लिए भी मजदूरी या पैसा है वो निर्धारित किया जाए। और अगर किसी प्रकार का असंतोष है, आक्रोश है, तो उसके लिए मजदूरी, ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ बनाने का अधिकार भी दिया जाए। तो ये नेड लूड के माध्यम से इस आंदोलन को चलाया गया था, जिसे लुडिज्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है। औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक वर्षों में श्रमजीवियों के पास उन कठोर कार्रवाइयों जिनसे उनके जीवन में फेरबदल हो रही थी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए न तो वोट देने का अधिकार था और न ही कोई कानूनी तरीका। अगस्त 1819 में 80,000 लोग अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों अर्थात राजनीतिक संगठन बनाने, सार्वजनिक सभाएं करने और प्रेस को स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करने के लिए मैनचेस्टर, जो कि ब्रिटेन का एक इलाका है, सूती वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध जगह है, मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स जो है गिरजाघर है, उसके मैदान के सामने शांतिपूर्वक सभा करने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन उनका बर्बरतापूर्वक दमन कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर जो है दमनकारी नीति अपनाई और इसे पीटरलू के नरसंहार के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका बड़ा प्रश्न बनता है 3 से 4 नंबर का कि पीटरलू का नरसंहार क्या है। तो यहाँ पर बर्बरतापूर्वक है उन लोगों का दमन किया गया और लगभग यहाँ पे 80,000 लोग हैं इस सेंट पीटर्स गिरजे के मैदान के सामने जो है इकट्ठे हुए थे। जिन्होंने जिन अधिकारों की मांग की थी उन्हें उसी वर्ष संसद द्वारा पारित 6 अधिनियमों द्वारा नकार दिया गया था। उनके अधिकारों को नहीं माना गया, उनके मांगों को नहीं माना गया, बल्कि उनको नकार दिया गया। इन अधिनियमों के द्वारा उन राजनीतिक क्रियाकलापों पर भी रोक लगा दी गई जो इनके द्वारा किए जा रहे थे। इस रोक की शुरुआत 1795 में 2 जुड़वा अधिनियम के तहत की गई, परंतु इससे कुछ लाभ भी हुए। पीटरलू के बाद ब्रिटिश संसद ने निचले सदन जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिक प्रतिनिधिकारी बनाए जाने की आवश्यकता उदारवादी राजनीतिक दलों द्वारा महसूस की गई और जुड़वा अधिनियमों को 1824-25 में निरस्त कर दिया गया। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश संसद के 2 भाग हुआ करते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। लॉर्ड्स में जो वीआईपीज होते थे, कुलीन वर्ग के लोग होते थे, वो होते थे हाउस ऑफ और वो ही लोग इसमें भाग लेते थे। और हाउस ऑफ कॉमन्स जो होते थे ये जन प्रतिनिधि सभा होती थी या जन प्रतिनिधि समूह होता था, संघ होता था और ये जनता के हित की बात यहाँ पे करता था। तो यहाँ पर ब्रिटिश संसद ने जो निचला सदन था जिसे कभी पूछा नहीं जाता था, हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिक प्रतिनिधि
तो ये बनाए जाने की आवश्यकता उदारवादी राजनीतिक दलों के द्वारा जब महसूस की गई, तो अंत में जो जुड़वा अधिनियम जो पारित किए गए थे, उन जुड़वा अधिनियम को भी जो है उसे भी निरस्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे विभिन्न आंदोलन हुए और फिर इन आंदोलनों के जरिए बहुत सारे लोगों को सजाएं भी हुई और वहीं ब्रिटिश सरकार ने हर तरीके से उन आंदोलनों को दबाने का प्रयास भी किया। तो जो जुड़वा अधिनियम था वो यही था कि भाषण या ये 1795 में बना था और इसके तहत भाषण लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने पर उकसाना और उन्हें अवैध ठहराकर उनके खिलाफ है वो दंड का प्रावधान किया जाएगा, या फिर 50 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। तो इस प्रकार जुड़वा अधिनियम के तहत ही जो है इन लोगों के ऊपर है वो सज़ा की दरकार की थी या उनके ऊपर उनका दमन है वो किया गया था, क्योंकि यहाँ पे 80,000 लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे और जनता में आंदोलन का आक्रोश था। तो इस प्रकार से ये विरोध के स्वर है वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर उपजे और सरकार ने उनके खिलाफ अनेक प्रकार का जो है कि गतिविधियाँ भी की और वही लोगों ने जो है अपने हित के लिए इन अधिनियमों की पालना नहीं की और बल्कि वो अपने लिए लगातार प्रयास है वो करती रही। अब हम आगे वाला पॉइंट देखते हैं कि कानूनों के जरिए सुधार। देखिए हमने अधिनियम देखा, विरोध आंदोलन देखा, अब इसके साथ ही एक छोटा पॉइंट है कि कानूनों के जरिए सुधार की ब्रिटिश सरकार ने आने वाली परिस्थितियों को भांपते हुए कौन कौन से सुधार के लिए प्रयास किए वो देखते हैं। सरकार औरतों और बच्चों के काम की परिस्थितियों के प्रति कितनी जागरूक थी। 1819 में कुछ कानून बनाए गए जिसके तहत 9 वर्ष के कम आयु के बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी, यानी 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे और 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम करने की सीमा 12 घंटे तक निश्चित कर दी गई। यानी जो मजदूर लोग हैं वो 9 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों में 12 घंटे हैं वो सीमित की गई, लेकिन इस कानून में उनका प्रवर्तन यानी पालन कराने के लिए आवश्यक अधिकारी की व्यवस्था नहीं की गई थी। यानी उनको ये सिर्फ कागजी कानून थे, उसको पालन करवाने के लिए विशेष कोई अधिकारी नहीं थे जो कि इसके ऊपर ध्यान रख सके। संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में कामगारों द्वारा इस स्थिति का भारी विरोध किए जाने के बाद 1833 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसके अंतर्गत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है कि रेशम की फैक्ट्रियों में काम पर लगाने की अनुमति दी गई। बच्चों के लिए काम के घंटे भी सीमित किए गए, थोड़ा और काम के घंटे कम किए गए और कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था कर दी गई। यानी वो ध्यान रखेंगे कि बच्चों को काम पे लगाया जा रहा है, किस प्रकार से उनको काम लिया जा रहा है, उनसे अधिक उनका शोषण तो नहीं किया जा रहा है, जिससे कि अधिनियम के प्रवर्तन और पालन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए इनका लगाया गया कि जो है ये जो नए कानून है उसका पालन हो रहा है या नहीं। अंततः 1847 में 30 वर्ष से भी अधिक लंबे अरसे तक आंदोलन चलने के बाद 10 घंटों का विधेयक पारित किया गया। यानी अब जो है काम के घंटे हैं वो 10 घंटे निर्धारित किए गए। इस कानून ने स्त्रियों और युवकों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए। अब यहाँ पर युवकों और स्त्रियों के लिए काम के घंटे हैं इस कानून के तहत कम किए गए और 10 घंटे का दिन है वो सुनिश्चित किया गया। यानी 10 घंटे तक लगातार इंसान है वो इन फैक्ट्रियों या उद्योगों में काम करेगा। ये अधिनियम कपड़ा उद्योगों पर ही लागू होते थे, खनन उद्योग पर नहीं। खनन उद्योग यानी ये जो फैक्ट्रियों में काम करते थे 10 घंटे कपड़ा उद्योगों में काम करना पड़ता था, और खनन उद्योग जिसमें कोयला खनन, लोहे की खानों के अंदर, तो यहाँ पर नहीं था। सरकार द्वारा स्थापित 1842 के खान आयोग ने यह उजागर कर दिया कि खानों में काम करने की परिस्थितियां वास्तव में 1833 के अधिनियम के लागू होने से पहले ही अधिक खराब हो गई थी। यानी वहाँ पे और ज़्यादा स्थितियां खराब थी, क्योंकि पहले से ही अधिक संख्या में बच्चों को कोयला खानों पर काम पर लगाया जाता था। छोटे छोटे बच्चों को उन खानों के अंदर उतारा जाता था, उनसे ट्रैपर का काम लिया जाता था, उनसे बोझा उठवाया जाता था। और 1842 के खान और कोयला खान अधिनियम ने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों को खानों में नीचे काम करने पर पाबंदी लगा दी। एक नया कानून बना 1842 में, जिसमें 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन कोयला खानों में काम नहीं करेंगे और स्त्रियों को खानों में नीचे नहीं उतारा जाएगा। फिल्डर्स फैक्ट्री अधिनियम 1817 में ये कानून बना दिया गया। 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों को 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम न लिया जाए, ऐसा भी कानून बना कि स्त्रियों और बच्चों से सिर्फ 10 घंटे का काम ही लिया जाए। यानी 10 घंटे का दिन है, काम के घंटे निर्धारित किए गए। कानूनों का प्रवर्तन फैक्ट्री निरीक्षकों के द्वारा किया जाना था, लेकिन ये एक कठिन काम था। यानी कानून सही रूप से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए फैक्ट्री निरीक्षकों के ऊपर ये डिपेंड था।
लेकिन ये बहुत ही कठिन काम था। निरीक्षकों का वेतन बहुत कम था और जिसके चलते प्रबंधक उन्हें रिश्वत देकर आसानी से उनका मुंह बंद करवा लेते थे। जिन फैक्ट्रियों में, जिन खनन उद्योग में ये महिलाएं, ये जो छोटे बच्चे हैं वो काम करते थे और ऐसे में निरीक्षक है वो झूठी रिपोर्टें बना लिया करते थे। उनको पैसा जो है फैक्ट्री मालिक या खनन उद्योग के मालिकों के माध्यम से उन्हें जो है अधिक रिश्वत दे दी जाती थी, जिसके कारण ये सच नहीं बोलते थे और झूठी खबर या झूठे कानून जो है उनका मुँह बंद कर देते थे और वो झूठी जो है रिपोर्ट बनाकर दे देते थे। दूसरी ओर बच्चों के माता पिता भी उनकी आयु के बारे में झूठ बोलकर उन्हें काम पर लगा देते थे। वहीं जो मजदूर वर्ग के लोग थे वो ये सोचते थे कि बच्चा घर बैठ के क्या करेगा, उनकी आयु ज़्यादा बता देते थे और बच्चों को काम पे लगा दिया जाता था ताकि उन्हें पैसा मिल सके या मजदूरी से घर चलाने में उनको मदद मिल सके, सहायता मिल सके, उसके लिए भी उन्होंने ये किया था। तो कई बार माँ बाप भी झूठ बोलते थे ताकि बच्चे को काम पे लगाए और बच्चा उनकी निगरानी में रहे और साथ में घर में पैसा आता रहे। और निरीक्षक भी भ्रष्टाचार करते थे, मालिक भी उनको पैसा देकर मुंह बंद करवा लेते थे। तो इस प्रकार से नए नए कानून बने, लेकिन अगर हम देखें तो ज़्यादा तो फर्क नहीं आया। सिर्फ 12 घंटे या जो अनगिनत घंटे थे उसमें शुरू में 12 घंटे हैं वो निर्धारित किए गए और उसके बाद 10 घंटे का कार्य क्षमता वाला समय है वो निर्धारित किया गया। तो ये था विरोध आंदोलन और उसके बाद कानूनों के जरिए जो सुधार किए गए थे उन सुधारों के बारे में हमने जाना। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक था औद्योगिक क्रांति से संबंधित। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।